अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमरीन असगर, योर होस्ट, और आप देख रहे हैं द सोशल इम्पैक्ट शो। एक ऐसा शो जिसमें आपको फुली अवेयरनेस मिलती है। डिफरेंट प्रोफेशंस के लोग आते हैं और आपको पूरी तरह से अवेयर करते हैं। आज के प्रोफेशंस को मैं एक शेर के साथ पेश करूंगी। मेरे कलम की ताब का इम्तिहान मत लेना, मेरे कलम की ताब का इम्तिहान मत लेना, ये जो चले हैं तो तेग बनकर बरसे है। इसमें कोई शक नहीं कि जब इनके कलम चलते हैं तो तीर भी मान पड़ जाते हैं। आइए आज हम तारुफ कराते हैं बहुत अच्छे और रिनाउंड गेस्ट का। आज के मेरे पहले गेस्ट हैं मिस्टर इख्तियार अली चन्ना, एडवोकेट, साबका जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी दूसरी गेस्ट हैं मैम हवा लादानी, एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ सिंध एंड शरीयत कोर्ट, और इनके नो डाउट के वकील के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं और शायरा भी हैं और फॉलो करती हैं, बल्कि इनके अपने उस्ताद हैं रागिब मुरादाबादी साहब, प्रेसिडेंट है लीगल ईगल की। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन, व्हाट अबाउट कैसी गुजर रही है मैम जिंदगी? बहुत जबरदस्त। क्या कहेंगे आप, कैसी गुजर रही है लाइफ आपकी? जबरदस्त लाइफ गुजर रही है। बहुत मुश्किल प्रोफेशन है, बहुत टफ है और हार्ड वर्किंग है, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों की तकलीफ़ें लेकर और उनको हम आसान बनाते हैं। तो लोगों की परेशानियाँ लेते हैं, दर्द लेते हैं, फिर हम उनको सुलझाते हैं। तीरों से ज्यादा तेज आप लोगों के अल्फाज होते हैं, क्या कहेंगे आप? नो डाउट तीरों से ज़्यादा तेज़ अल्फाज होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक ही मकसद है कि हम अपने साइलिन को इंसाफ दिलाएं उसी तेज़ी के साथ जिस तेज़ी से हमारे अल्फाज होते हैं। जी। वकील के मायने है जिम्मेदार शख्स, अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसको मतलब एक ऐसा शख्स जो हमें गाइडलाइन देता है रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। जी, आपके पास डिफरेंट किस्म के केसेस आते होंगे। बिल्कुल। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका अपना इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा इंट्रोडक्शन, मैं समझता हूँ मैंने जो प्रोफेशन चुना है उस प्रोफेशन का नाम आपने पहले भी कहा, वकील है। वकील अल्लाह ताला का नाम है, और वकील की मायनी है कारसाज, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। एग्जैक्टली। और कारसाज की मायनी है काम सुलझाने वाला। तो हम जो इंसानियत है, जो मखलूक है, जो आवाम है, जब कभी किसी मुश्किल में होते हैं और उनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है या किसी ऐसे पेचीदा मसले के हल की ज़रूरत होती है, तो वो हमसे रुजू करते हैं, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस अल्लाह ताला के नाम का भरम रखें और अपने क्लाइंट्स को हक और सच के साथ इंसाफ दिलाएं, और कोर्ट को हम असिस्ट करें जब कभी हमें लगे कि जो क्लाइंट हमारे साथ मिसगाइड कर रहा है हमें, या झूठ का सहारा ले रहा है, तो हम उसको तंबीह करें कि नहीं, आप झूठा मुकदमा करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा हमारा फ़र्ज़ है एक वकील का, क्योंकि वकील अल्लाह ताला का नाम है, तो उस शख्स को हम वापस कर दें इस हिदायत के साथ कि वो दोबारा किसी झूठ का सहारा ना ले। आपके पास दोबारा आऊंगी। मैम, थोड़ा सा अपने आप को डिफाइन करें कि इतनी सारी पोस्ट लेके आप चल रही हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कि कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, बस हो जाता है, क्योंकि जो है जिनको काम करना होता है ना, वो ये नहीं सोचते कि क्या पोस्ट है और कितनी पोस्ट है, बस उन्होंने काम करना होता है। तो बस मेरी एक लगन है और बस मैं चाहती हूँ कुछ करना, लिहाजा जो है कर रही हूँ और करती रहूँगी। लॉयर का प्रोफेशन खवातीन के लिए मैं समझती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, और क्या कहेंगी आप? मेरा ये ख्याल है, देखिए मैं जब 2 साल की या बल्कि स्कूल लाइफ में थी, ठीक है, उस वक्त से जो है मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं एडवोकेट बनूं। वो बच्चा था ना जिससे कोई पूछता था कि आप क्या बनोगे बड़े होके, तो मैं कहती थी मैं लॉयर बनूंगी। मैम, बात काट रही है, इज देयर एनी बैकग्राउंड कि कोई आपकी नहीं, फैमिली से कोई? मेरी फैमिली से कोई नहीं था, मैं मेमन कम्युनिटी से बिलोंगिंग हूँ, और जो है स्पेसिफिकली हमारे यहाँ तो एजुकेशन भी उस वक्त नहीं थी जिस वक्त मैं एडवोकेट बनी हूँ। लेकिन ये कि मैं अपनी औकाई मेमन जमात से मेरा ताल्लुक़ है, मैं फर्स्ट लेडी एडवोकेट हूँ अपनी जमात की, और स्पेसिफिकली जो है बस 25 साल हो गए परफॉर्मेंस देते हुए, काम करते हुए। और जो आपने मुझसे सवाल पूछा था कि लेडीज़ के लिए ये
प्रोफेशन टफ है, मैं कहती हूँ कि लगन हो, काम करने की लगन हो, तो कोई प्रोफेशन टफ नहीं होता। लेडीज़ भी वही काम कर सकती है जो जेंट्स करते हैं। सही बात है। क्या कहेंगी अपने प्रोफेशन के लिए? लाइक जैसे नई बच्चियां हैं जो वकालत के प्रोफेशन में शोबे में आना चाहती हैं, पेशे से मुंसलिक होना चाहती हैं, एजुकेशन क्या होनी चाहिए? मैट्रिक तक की एजुकेशन तो समझ में आती है, उसके बाद इंटर है, उसके बाद नहीं, ग्रेजुएशन है। देखें, कहाँ हमारा जो एजुकेशन लाइफ स्टाइल है वो टोटली चेंज हो जाता है? देखिए, जो स्पेसिफिकली एलएलबी की जो रिक्वायरमेंट है, इंटर के बाद जो है 4 साल का कोर्स है, और वो स्पेसिफिकली जो है एलएलबी का ये जो कोर्स है वो कंप्लीट करने के बाद वो बच्ची जो है प्यूपिलेज पीरियड जो आती है, किसी सीनियर को ज्वाइन करती है। विदिन 6 मंथ जो है वो सीनियर्स की गाइडलाइन देती है और बाकायदा जो है इस फील्ड को समझती हैं। फिर जो है जब इनको बार काउंसिल लाइसेंस दे देता है तो स्पेसिफिकली उनकी वो मतलब अपना ऑफिस भी खोल सकती हैं और सिंपली किसी सीनियर्स के साथ भी कंटिन्यू रख सकती हैं। मैम, जैसे डॉक्टर बनने के बाद ये लोग प्रैक्टिस में आते हैं, इंटर्नशिप होती है, क्या आपके प्रोफेशन में भी कुछ इस तरह है? क्योंकि मेरे प्रोग्राम का एजेंडा यही है कि मेरे गेस्ट किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो, लेकिन फोकस वही होता है कि वो अपनी बेसिक एजुकेशन, उसके बाद स्पेशलाइजेशन, इन सब चीज़ों को जो है वो कोट करें, ताकि मेरे आने वाले जो न्यू जनरेशन है वो आपसे फ़ायदा उठाए। सही। जहाँ तक मैं अपना हवाला दूंगी या अपनी बात करूंगी, ओके, तो मैंने जो है वो ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने एमए इस्लामियात, ओके, मैंने एमए पास किया। मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद मैं अपने ही कॉलेज के अंदर एज अ लेक्चरर अपनी टीचर की जगह पे मैंने जो है परफॉर्मेंस दी। और फिर इसके बाद जो है मैं एलएलबी की फील्ड में आई, बड़े अच्छे सीनियर्स मिले, बड़े अच्छे कोऑपरेटिव जो हैं वो सीनियर्स मिले जिन्होंने हमें गाइडलाइन दी। फिर मैं विदिन 6 मंथ जो है मैंने अपना ऑफिस खोला, और जब मैंने अपना ऑफिस खोला तो मैंने खारादर मीठादर का इलेक्शन लड़ा, ओके। मैंने जनरल काउंसलर जो है जनरल काउंसलर मैं खारादर मीठादर की जो है जनरल काउंसलर बनी यूसी इलेक्शंस के अंदर, ओके। और जब मैं इलेक्ट हो गई, मैंने इंसाफ कमेटीज चलाई यूनियन काउंसिल्स की, और इसके बाद जब मैं वहाँ बैठती थी मेरे सामने बहुत सारे मैटर्स आते थे, उसको करते 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 स्पेसिफिकली आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 25 साल हो गए। मैं अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही ऑफिस को रन कर रही हूँ, मैं किसी के साथ अटैच नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरी लगन है, मेरा एम है और मुझे काम करना है और काम करके दिखाना है। चन्ना साहब, एक मतलब मेरी गाइडलाइन के लिए एक क्वेश्चन है आपसे। रीजन व्हाई द लॉयर वियर अ ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड अ व्हाइट नेक बेल्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखें, ब्लैक कोट जो है इट इज़ अ साइन ऑफ अथॉरिटी, इट इज़ अ साइन ऑफ जस्टिस, साइन ऑफ डिसिप्लिन। इसकी शुरुआत ब्लैक कोट की जो मुझे नॉलेज है 17वीं सदी में हुई थी। जब क्वीन मैरी की डेथ हुई थी तो लोगों ने एहतरामन ब्लैक क्योंकि अबावा कह लें या कोट पहन लें, उन लोगों ने पहना और इज़्ज़त के साथ, रेस्पेक्ट के साथ उसको दफनाया। फिर मॉर्निंग की जो भी था, उसके बाद ब्लैक कोट को एज अ डिसिप्लिन, एज अथॉरिटी, एज अ साइन ऑफ जस्टिस, एज अ साइन ऑफ स्ट्रगल, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और जब ये सब सारी चीज़ें मिलके इसका जो नतीजा है वो सफ़ेद है। आपको पता है सफ़ेद जो है पुरअमन है, अमन है, ठीक है। तो तभी ये सर कहीं ना कहीं बात दोबारा काटूंगी आपकी कि कहीं ना कहीं जब ब्लैक एहतजाज के तौर पे भी कहीं प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो तब भी ब्लैक काम आता है। Yes, it is a sign of protest. Also, is a sign of to get your rights enforced in the eyes of the law. तभी ये ब्लैक कोट जो है हम पहनते हैं कि ये बराबरी की एक साइन है। जब हम सारे ब्लैक कोट पहनते हैं तो इक्वलेशन। जी, आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है क्या? मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 2024 में इलेक्शन लड़ा था तो बुकला ने मुझे भरपूर कामयाबी दी थी। एक ऐसी बार जो एशिया की सबसे बड़ी बार थी, जिसने हमेशा जमहूरियत के लिए और लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई है, जिसने हमेशा
अदलिया की आज़ादी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए उस बाहर ने आवाज़ उठाई है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। ये मैं समझता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और कामयाबी है। और मैं कराची बार की वजह से कराची में या पूरे पाकिस्तान में या पूरी ऐसे ममालिक जहाँ पे हमारा कन्वेंशन लाइव चला था, मैं जाना चाहता हूँ। यही वजह है कि 2024 का साल जो था, सेक्रेटरी बीइंग अ सेक्रेटरी, ये सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ है। केसेस तो आपके पास डिफरेंट एस्पेक्ट के आते होंगे। यूजली ये जो सिनेरियो जा रहा है उसमें आप ज़्यादातर कैसे केसेस डील कर रहे हैं? देखें, वकील के पास ज़रूरी नहीं है कि एक ही किस्म का केस हो। वो तो आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपके ब्रीफ्स हैं, उस ब्रीफ से आप जाने जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्रिमिनल केसेस के वकील हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे पास सिविल मैटर्स आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम सिविल मैटर्स के होते हैं। तो वकील के लिए ज़रूरी है, ही हैज़ टू हैव द कमांड ऑल ओवर द लॉज ऑफ द कंट्री, चाहे वो बैंकिंग लॉज हों, सिविल लॉज हों, फैमिली लॉज हों, क्रिमिनल लॉज हों। हमारे पास जो भी मैटर आता है हम उसको हैंडल कर लेते हैं। डॉक्टर के पास अगर सपोज हम जाते हैं तो एक जनरल फिजिशियन होता है, जी। ठीक है ना? जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, नाक कान हलक और ये सब चीज़ें, लाइक जो जनरल फिजिशियन है तो फिर मामूली चीज़ों के लिए जाता है। लेकिन स्पेशलाइज जब कर लेता है तो यकीनन जो है वो एक जनरल फिजिशियन दिल तो नहीं तोड़ काट सकता और उसकी सर्जरी नहीं कर सकता। तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट योर प्रोफेशन? लाइक बहुत कोई हाई फाई केस आया हुआ हो, लाइक मेरे नज़दीक के कोई मर्डर का केस है, तो हाउ कुड यू डील? We can deal it. The reason that we have the procedure, we have the case laws, we have our past experience of our past practice. हम उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर वकील चाहे तो किसी भी केस के ऊपर अबूर हासिल कर सकता है, भले उसको पास वो पहला केस क्यों ना हो। जब हम नए नए आए थे तो हमें हमारे टीचर ने ये कहा था कि जब आपके पास पहला केस आए तो आप उसको इस तरीके से डील करें जो आपका क्लाइंट 10 लोगों को आपके लिए बताए कि हाँ, जो मेरा वकील था इसने अच्छे तरीके से मेरा केस चलाया और मुझे इंसाफ दिलाया। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास मैटर आए हम उसके ऊपर अबूर हासिल करें, उसके बाद फिर हम उसको प्रोसीड करें। अदरवाइज़ हम फिर क्या करते हैं, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा टिपिकल केस आ जाए जो आपकी प्रैक्टिस में नहीं है या रोज़मर्रा की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वो नहीं आता, तो फिर हम क्या करते हैं, किसी ऐसे दोस्त को वो फॉरवर्ड कर देते हैं कि जो उस केस में महारत रखता है। ये हम करते हैं। जन्ना साहब, कभी ऐसा कोई केस आया है कि लाइक आप एक जगह आके स्टक हो गए हों, कभी कभी डबल माइंड हो गए हों कि ये ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए था, मे बी के सामने वाला गलत हो, क्या पता आपके अपने लोग गलत हो? कभी कभी हम अपनी गलतियों की वजह से केस हार जाते हैं। ठीक है, हमें कुछ काम ऐसे करने होते हैं जिसका वक्त ही नहीं था, उसका हमें इंतज़ार करना चाहिए लाइक था। ग्रास रूट लेवल पे ग्रास इन्वेस्टिगेट। जी, जो हम ये करते हैं कि हम केस तो ले लेते हैं, जैसे आपने कहा कि मर्डर केस, तो मर्डर केस लेने से पहले आपको उस जाए वक़ूअ की भी आपको इंस्पेक्शन करनी होती है। आपने जाके उस जगह की तस्वीरें भी लेनी होती हैं, वहाँ के जाके लोगों के साथ भी आपको इंटरेक्ट करना होता है, छानबीन करनी होती है, और वहाँ पे जाके देखना है कि अगर इंसिडेंट रात का हुआ है तो क्या उधर कोई लाइट लगी हुई है, कोई रोशनी का इंतजाम है कि नहीं है। मतलब सर वो मेंटालिटी, वो दिमाग इतना कहाँ से आता है आपके पास? सर ये तो हम जब प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल स्टडी करते हैं और अपने सीनियर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, तो ये हम तजुर्बा हासिल करते हैं। जंबल भी होते हैं कभी इन सम केसेस, इन सम केसेस, लेकिन आप ग्रास रूट लेवल पे चले जाते हैं, एविडेंस और प्रूफ Correct के करते हैं। साथ आप कोप अप कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, एज यू टोल्ड मी के जो है वो आप शायरा भी हैं, थोड़ी सी अपनी कुछ शायरी पे। चले चलो बढ़े चलो कि ज़िंदगी यही तो है, बुला रहा तुम्हें खुदा कि ज़िंदगी यही तो है। कुरान की पुकार सुन कि कह रहा तुझे है क्या, चलो वही खुदा जहाँ कि ज़िंदगी यही तो है। अज़ान की सदा सुनी मिली जो ज़िंदगी मुझे, नमाज में है चल बसे
कि ज़िंदगी यही तो है, फ़कत बशर तेरे लिए, फलक शजर जले फलक तले, सबक सिखा दिया तुझे कि ज़िंदगी यही तो है। Excellent. Excellent. Wow. What a choosy verdict. I'm happy. थैंक यू, और बहुत मोटिवेट आपकी स्टैंजाज, आपकी पोइट्री है। थैंक यू। मैम, आपके पास जनरली जो केसेस आते हैं, लाइक मेरे सराउंडिंग में जो मुझे चीज़ें नज़र आती हैं कि डिवोर्स के केसेस होते हैं, सेपरेशन के केसेस होते हैं, कुछ बच्चियां कुछ अपना लाइक फैंटेसी वर्ल्ड होता है कि शादी होगी तो ऐसा होगा, और कहीं ना कहीं स्टम्प्टेड पेरेंट कर देते हैं कि अब हमने सहरे से रुखसत किया है तो फिर कफन में ही वापस आना। तो कहीं ना कहीं वो लाइक बिल्कुल ही चुप होके अंदर ही अंदर सब कुछ बर्दाश्त करती हैं। सो दैट इज द मेन रीजन कि मतलब लाइक उनका मेंटालिटी इस तरह बना दी जाती है। कैसे केसेस जो हैं वो आजकल आप ले रही हैं, मतलब यूजुअली जो जिनमें इजाफा हो रहा है? मेरे पास जो केसेस आते हैं इसमें बेशक जो आप लेडीज़ के इशूज़ की बात करें वो आते हैं। तलाक का रेशो और खुला का जो रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और आए दिन मैं कहती हूँ कोई एडवोकेट नहीं जो ये ना कहे कि मेरे पास खुला का केस नहीं है या तलाक नहीं करवाई। ओके, ये बहुत ज़्यादा आम है माशरे में, और इसके मैं जो समझती हूँ कि बहुत सारे रीज़न से सबसे बरकत तो माफ़ कीजिएगा ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जो है इस पे जो ड्रामे वगैरह देखे जाते हैं, और जो आइडियलिज्म का जो एक सिस्टम चलता है। जी जी। जब शादी होती है शोहर की कमाई पता नहीं उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी लोग एक्सपेक्ट कर लेती है, जो लेडीज़ एक्सपेक्ट कर लेती हैं, या जो उनके आइडियाज़ होते हैं, या जो उन्होंने सोचा हुआ होता है कि हम ये लेंगे, ये करेंगे, शादी के बाद ऐसा घर होगा वैसा घर होगा, नहीं मिलता। बिल्कुल इंसान को कंप्रोमाइज़ करना होता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन जब मेरे पास लेडीज़ आती हैं तो वो एक ही शिकायत करती हैं कि जनाब वो खर्चा नहीं देता, वो मारता है, वो जो है वो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं करता। ओ भाई, जो हालात है, माहौल है, और जो आज के हालात हैं, मिलजुल के भी काम किया जा सकता है, मिलजुल के भी घर को चलाया जा सकता है, वो चीज़ नहीं है। बात मैं यहाँ काटूंगी। दिस इज टाइम फॉर ब्रेक। थोड़ी ब्रेक के बाद हम वापस आपको ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहिए द सोशल इम्पैक्ट शो। जी, वेलकम बैक टू द सोशल इम्पैक्ट शो। बहुत मज़े की गुफ्तगू चल रही है और इसी गुफ्तगू कंटिन्यू करती हूँ मैम हवा के साथ। मैम हवा, मैडम मैं ये कहना चाह रही थी कि स्पेसिफिकली मैं एक तो ये तस्वीर के दो रुख हैं। मैं कहती हूँ कहीं ये नहीं कि मैं सारे इल्ज़ामात जो है मर्द औरत पे दे दूँ कि सर वही गलत है, कहीं मर्द भी गलत है, कहीं औरत भी गलत है। ओके, शायद जो खुला के या तलाक के जो बेसिक रीजंस होते हैं, मैंने जो चीज़ देखी है, और वही छोटी छोटी बातें जो मैंने आपसे कही, कोई कुछ भी नहीं होता, कोई ऐसा इशू नहीं होता, बस ये मेंटेनेंस नहीं दिया, बस मुझे वो टाइम नहीं देता, मुझे ये नहीं करता, बस इस रीजंस के तहत जो है स्पेसिफिकली खुला का केस आ जाता है। अच्छा, अब बदनसीबी हमारी ये है कि पहले जब नए शुरू में जब हम आए थे, ओके, तो हमने ये देखा कि खुला के जब केसेस फाइल होते थे, हम खुला का केस जो है वो लेके कोर्ट में सबमिशन करवाते थे। इसमें एक प्री ट्रायल आता था, प्री ट्रायल के स्टेज के बाद एविडेंस चलती थी, एविडेंस के बाद पोस्ट ट्रायल होते थे। ओके, लेकिन अब जो है जब से जो है न्यू अमेंडमेंट्स आई हैं तो इस बहुत कम कर दिया है इन्होंने कि जो है जज जो है खुला का केस आया और प्री ट्रायल में, यानी आप एक घर उजड़ रहा है, और ये घर जो है इस पे प्री ट्रायल के अंदर, और जजेस के पास भी जो टाइमिंग होती है वो अपनी शॉर्ट टाइमिंग के अंदर क्या समझाएंगे और क्या समझेगा। ब्रेन पहले से ही वॉश होते हैं, स्पेसिफिकली जो है वो कोर्ट के अंदर जब आते हैं तो उन्होंने खुला की ही इंटेंशन ली हुई होती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी देखी, कुछ लेडीज़ हैं जो कंप्रोमाइज़ चाहती हैं, वो चाहती है हम हर हाल में जिएंगे, हर हाल में रहेंगे। मेरे पास एक बड़ा अफसोस के साथ कह रही हूँ कि एक केस आया, मुझे कहा गया कि भाई हम कंप्रोमाइज़, मैंने लेडीज से पूछा, कह रही नहीं मैंने अपना घर बनाना है, मैंने जाना है। मैंने कहा किस तरीके से, तो माँ बाप ने कहा कि नहीं हम इनसे लिखवाएंगे, आप लिखवा के दें। मैम ये रूल है, ये तरीकाकार है, बिल्कुल कंप्रोमाइज शरीयत अकॉर्डिंग टू लॉ,
बिल्कुल जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है और बाकायदा जो है वो कॉम्प्रोमाइज लिखा भी जाता है। ओके मैम बात आपकी काट रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जज्बात में आके बंदा ये फैसला ले ले कि मुझे इसके साथ रहना है, मारे पीटे या कुछ भी करे, क्या कहती हैं आप? मैं यही कहूंगी कि जज्बात नहीं होते, बहुत सारे हालात होते हैं जिनको देख के फैसला लिया जाता है। जैसे मासूम बच्चे हैं, इनके बच्चों को सफर होते हैं, बच्चे सफर होते हैं, क्योंकि देखें डिवोर्स हो जाती है, बीवी को शौहर मिल जाता है, जो है मर्द को औरत मिल जाती है, लेकिन बच्चों को माँ बाप नहीं मिलते। फिर आप देखें तो गार्जियन इन्वॉल्व के केसेस जो कोर्ट के अंदर चल रहे होते हैं, रस्साकशी हो रही होती है, उधर से खींच रहा है, किधर से खींच रहा है। ये जो मामला थे ये तलाक के हैं। और मैं देखिए छोटे छोटे मामला जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है। मैं कहती हूँ कि जो है आर्बिट्रेशन एक काउंसिल बनाई जानी चाहिए स्पेसिफिकली इसके लिए। मैं और जावेद हलीम हमारे सीनियर हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे मौसिन हैं, मेरे उस्ताद हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने जो है हम लीगल जो है हमारा बनाने का मकसद भी यही है कि हम जो है जो माशरे की नाइंसाफियाँ हैं उसको ख़त्म करें। अच्छा, इसके लिए एक चैनल और भी हमने मैं हूँ बिनते हव्वा लेडी एडवोकेट्स जो हैं, इनका ये एक प्लेटफॉर्म है। हम इस प्लेटफॉर्म को भी हमारे बनाने का मकसद भी यही है कि हम सारी लेडीज एक प्लेटफॉर्म पे आके इंसानों की खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत करें। एग्जैक्टली, दिस इज योर मेन पर्पस। यस ऑफ कोर्स। और मैं मैडम अमरीन बस ये भी कहना चाहूँगी, उन लेडीज़ से कहना चाहूँगी कि मेहरबानी करके बहुत रिक्वेस्ट के साथ कहती हूँ, कोर्ट बेशक आप आएँ, बेशक आएँ, लेकिन जो है और मामलात में घर के मामलात को घर के अंदर जिस हद तक सॉल्व कर सकती हैं आप करें। जहाँ मजबूरी है वहाँ कुरान भी कहता है, अल्लाह ताला की तरफ से भी देयर इज नो एनी कंप्रोमाइज। जहाँ कंप्रोमाइज नहीं है देन यू कैन इजीली डील द मैटर। ऑफ कोर्स, जहाँ आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकती उस वक्त आए जहाँ कंप्रोमाइज हो सकता है। तो कोशिश करें कि बच्चों को रुलने से बचाने के लिए जो है आप घर में ही कंप्रोमाइज करके और मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें। सर, ये मोहब्बत पहले क्यों नहीं जागती? ये जो बच्चे सफ़र होते हैं, डिवोर्स हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, ये मोहब्बत पहले क्यों नहीं जागती? देखें, जब आपके पास कोई चीज़ होती है ना तो आपको कदर नहीं होती। यस। जब वालिद के पास बच्चे होते हैं तो माँ तड़पती है, माँ के पास बच्चे होते हैं तो बाप तड़पता है। सर, कानून क्या कहता है? कानून और कौन सा एज ग्रुप ऐसा है, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं है कानून की, लेकिन मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि बच्चा जो है वो अभी प्री मेच्योर है या अडल्ट है या जो भी है व्हाटएवर, तो लॉ क्या कहता है? देखिए, इन केस ऑफ मेल चाइल्ड तो माँ के पास राइट है कि वो 7 साल तक अपने बच्चे को रखे। फिर बच्चे की कंसेंट ली जाती है मेल चाइल्ड की, जो बाप के पास चला जाता है। बाप जो है उसकी जिम्मेदारी है बच्चों को मेंटेन करना, ऑल्दो डाइवोर्स एग्जिस्ट। अगर बेटी है, फीमेल चाइल्ड है, तो मदर के पास राइट ऑफ हिजानत है, वो बेटी अपने पास रख सकती है until she get married, or until in case of she get another marriage, then the person who comes into her life is unknown to the female child. Exactly. That's why फिर उसकी जो फीमेल चाइल्ड है उसकी जो कस्टडी है वो वालिद के पास चली जाती है। मैं आपका जो पहला क्वेश्चन था ना डाइवोर्स वाला और खुला वाला, उसमें ये ऐड करूंगा। मैडम ने तो प्री ट्रायल को डिफाइन किया, मैं उसमें थोड़ा ऐड करूंगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो हमारी फैमिली कोर्ट है इस वक्त पाकिस्तान में, खुसूसन कराची में, उधर केसेस की जो फाइलिंग ऑफ केसेस है, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस है, न्यू केसेस, फ्रेश केसेस, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पास्ट। जज के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक दिन में 100 केस चलाए, 70 केस चलाए। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो फैमिली केसेस हैं उसको हम अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू लॉ उसको हम डिसाइड करें। प्री ट्रायल की जब स्टेज आती है, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ नाज़रीन को। देखें, जब आप अपनी बच्ची की शादी कराते हैं तो निकाहनामे में 4 गवाह होते हैं अमरीन। एग्जैक्टली। ठीक है ना? अगर उन 4 गवाहों को आप बिठा के प्री ट्रायल कराएं
और 4 गवाह कौन कौन होते हैं? या तो आपके मामा होते हैं, चाचा होते हैं, थर्ड पार्टी मीडिएशन। मतलब वो ही होते हैं, फूफा होते हैं, खालू होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सर बाज उसमें वो भी होते हैं जो डिस्प्यूटेड होते हैं, भले हों, लेकिन वो जो शादी के गवाह हैं उनको वो प्री मायने ट्रायल रखते का हैं। हिस्सा बनाएं। बिल्कुल। और प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स में मैं ये मानता हूँ ओनली अ सिंगल जज इज नॉट इनफ टू डिसाइड द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन अ सिंगल एपिसोड। अगर हम चाहें कि ये जो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं इसमें हमारे मसाइल हल हों, लड़के और लड़की का घर दोबारा से बस जाए, तो पाकिस्तान में आप फैमिली ट्रिब्यूनल जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराएं, जिसमें एक मेल जज हो, एक फीमेल जज हो और एक स्कॉलर हो। तो जब वो तीनों बैठेंगे और आपका जो कोर्ट का माहौल है, इन्वायरमेंट इज वेरी मच नेसेसरी टू डिसाइड द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। ऐसा माहौल होना चाहिए कि जब आप उधर जाएं तो आप उस माहौल में आपको ऐसी तरबियत मिले कि यू विल बी कंपेल्ड टू ज्वाइन ईच अदर। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को ज्वाइन कर लें अकॉर्डिंग टू शरिया। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो कानून है फैमिली लॉ, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, उसमें आप सिंगल एपिसोड में डिसाइड ना करें किसी की शादी या किसी का निकाह एक ही किस्त में, आधे घंटे में या 15 मिनट में। कोर्ट को चाहिए कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के लिए कम से कम 4 या 5 सिटिंग्स होनी चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ द विटनेस ऑफ द निकाहनामा। या आपके जो बड़े हैं, फादर दोनों तरफ के पेरेंट्स बिठाएं, दोनों को आप समझाएं कि अगर ये डाइवोर्स हो गई, अगर खुला हो गई, तो सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं वो बच्चों के लिए हैं। दूसरी शादी करना, फिर आपको एडजस्ट होना। बेशक इस्लाम में 4 शादियां हैं, लेकिन वो साहिब माल के लिए है। बिल्कुल, जो अगर साहिब आप हैसियत है। दूसरी शादी करेंगे तो बहुत सारे मसाइल होंगे। सर यहाँ आपकी बात काटूंगी, प्रोग्राम का वक्त कब खत्म हो जाता है और अमरीन के साथ क्या गुफ्तगू चल रही होती है नहीं पता चल रहा होता। सर मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हियरिंग डेट्स होती हैं और एक मामूली केसेस के अंदर भी काफ़ी लंबी, इज देयर एनी स्केड्यूल, इज देयर एनी लाइक लॉ फॉर दिस पर्पस कि हियरिंग डेट जो है वो अगर सपोज आज की है, 16 जनवरी की है, तो वो जाके फिर 16 फरवरी को भी लग सकती है। सो मेरे पास जो अभी तक क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अमरीन ये क्वेश्चंस भी करके देखें, तो आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द लाइक एनी क्राइटेरिया ऑफ दिस। देखें, इन केस ऑफ फैमिली मैटर्स, बच्चों की कस्टडी, खुला के मैटर्स, डाइवोर्स, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, इसमें हमारे कानून के अंदर टाइम पीरियड है। विद इन 2 मंथ्स जो है आप इस मैटर को डिस्पोज ऑफ करें, 2 महीने के अंदर। और हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपने केसेस को डिले करें। जज नहीं होता, सामने वाला वकील नहीं होता, कभी प्लेंटिफ नहीं होता, कभी रेस्पोंडेंट नहीं होता, कभी कोर्ट की स्ट्राइक होती है, कभी छुट्टी आ जाती है। तो यूजुअली इसमें 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं एक खुला के मैटर में। मेंटेनेंस के मैटर में तो 2 साल भी लग जाते हैं, 2.5 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं कि वो डिसाइड करते करते। तो इसमें सफ़र कौन करता है? बच्चे करते हैं, पार्टीज़ करती हैं। तो हमारा ये एक्सपीरियंस है, वो हमें ये एडवाइस करता है, मशवरा देता है कि आप इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स बनाएं, ट्रिब्यूनल्स बनाएं जो फास्ट ट्रैक पे चलें। जिस तरह आजकल मॉडल कोर्ट्स जो हैं इन लोगों ने बनाई हुई हैं जो फास्ट ट्रैक पे चलती हैं, सिविल मैटर्स भी डिसाइड करते हैं, ऐसे ही फैमिली केसेस के लिए, फैमिली मैटर्स के लिए भी मॉडल कोर्ट बननी चाहिए जो विद इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है फैमिली केसेस जो है वो डिसाइड करें। सर संजीदा गुफ्तगू तो बहुत हो गई और अवेयरनेस भी बहुत मिल गई। ई चालान जोर का झटका धीरे से लगे, क्या कहेंगे आप? घर बैठे जब आपको एक ऐसा झटका लगता है जो हार्ट अटैक से भी बढ़कर है, क्या कहेंगे आप ई चालान के बारे में? इसके लिए अपने जो हमारे मिनिस्टर हैं मुतल्लिका जो मिनिस्टर जी हैं, जी, उससे ये गुजारिश करूँगा कि देखें, ई चालान इंट्रोड्यूस कराने से पहले आप अपने रोडों की जो हालत है वो दुरुस्त करें। आपका शहर जो है 3.5 करोड़ की आबादी से बढ़ चुका है
और जिस तरह हमारे एक पुलिस के अफसर ने कहा कि जो पाकिस्तान की जो गुड्स है, जो पोर्ट हैं हमारे, उधर जो गुड्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू द पास्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट की रश की वजह से भी हम ट्रांसपोर्ट के जो रूल्स हैं वो हम तोड़ते हैं, उस वजह से भी हमें ई चालान इशू होता है। तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि पहले आप अपने रोडों का जो मयार है वो दुरुस्त करें, ट्रैफिक का जो नैमुल बदल है वो आप बनाएं, उसके बाद रोडों पे आप रश तो देखें कितनी है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी रोड की हालत देखें, इशारा फैसल देखें, फिर डालमिया का रोड देखें, नाजमाबाद रोड, सुरजानी का रोड, सारे रोड जो है वो असल में जन्नत साहब हमारा लाइफ का ट्रॉमा है क्या कि जब गवर्नमेंट काम कर रही होती है ना, चाहे कोई भी हो, जब काम कर रही होती है तो काम नज़र भी आ रहा होता है, लेकिन हम उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो डाउनफॉल का शिकार होती है। लाइक अगर अब देख लें, सिंध गवर्नमेंट है कराची के अंदर और माशाल्लाह से पावरफुल है काफ़ी, लेकिन क्या है कि जो काम वो कर रही होती है, अभी आप हेल्थ के इश्यूज उठा लें तो आप देखिए किस एस्पेक्ट में सिंध गवर्नमेंट ने काम नहीं किया है, हम उसको किया है। अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन NICD देखें, गेम्स देखें, Exactly. सक्खर में भी है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैदराबाद हो में भी गया, है, थर में जी, भी जी। है, इन लोगों ने काम किए हैं, हम नहीं करते। लेकिन जब आपने सवाल ही ई चालान का किया तो मैं अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से यही गुजारिश करूंगा बिल्कुल करें आप कि भाई आप पहले रोडों का मयार दुरुस्त करें, Exactly. और जो आपने ये जो ब्लू लाइन है या रेड लाइन जो आप बना रहे हैं, अब तो डबल डेकर भी जो है डबल वो डेकर भी आ रहे हैं, आपको हम ये मशवरा देते हैं, देखें अगर आप ये डबल डेकर लाते बजाय इसके आप ब्लू लाइन लाते, रेड लाइन, इसी रोडों पे डबल डेकर चलते, बिल्कुल। तो हम अपनी प्राइवेट गाड़ियां अपने घर पे छोड़ते, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि कराची जिस तरह पहले था सर्कुलर रेलवे था, आप उसको इंट्रोड्यूस कराएं। आप 2 गाड़ियों के लिए पूरा यूनिवर्सिटी रोड, नाजमाबाद का रोड पूरा आपने जो है ना वो ऑक्यूपाई कर लिया है। चले इंशाल्लाह मीडिया के थ्रू आपका जो है वो ये मैसेज जरूर जाएगा। मैम हवा लदानी, एनी मैसेज, बच्चियों में सब्र खत्म हो गया है, जहाँ बच्चियों को केसेस में ब्लेम दिया जाता है, क्या मर्द की भी उतनी ही कोई लाइक कसूरवार ठहरता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कहती हूँ ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। जहाँ बच्चियों, क्योंकि बच्चियाँ हैं वो और लाड से पलकर आती हैं, तो कुछ ना कुछ जो है गलतियाँ हो जाती हैं, आप इग्नोर करें, वो इग्नोर नहीं होता, वो इग्नोर नहीं करते, बल्कि जो है इस चीज़ को जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है, फिर इसी बात को जो है इशू बनाया जाता है। जो मेरे पास जो लेडीज़ और जेंट्स वगैरह जो सामने बैठे हुए जो तरीके से मुझे बता रहे होते हैं, मैं उनको देख रही होती हूँ, तो मैं महसूस करती हूँ कि जहाँ लेडीज़ जिम्मेदार है वहाँ जेंट्स भी हैं, दोनों अपनी अपनी जगह है। ऐसे घर नहीं टूटते, टूटने का कोई ना कोई रीज़न होता है, ओके। और जब रीज़न होता है तो भी जिम्मेदार एक नहीं होता, दूसरा भी होता है। बिल्कुल। कि अगर दोनों जो हैं, क्योंकि दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं, बिल्कुल मैम। अगर ये जो है बैलेंस रख के चले, एक दूसरे को समझते हुए चले, तो ये मामला कभी ना हो। इन शॉर्ट ये कहूँगी कि सुतून, अगर किसी भी इमारत के सुतून हल्के हैं तो इमारत का रुकना बहुत मुश्किल है, उसका ठहरना बहुत मुश्किल है। ज़रूरत इस अमर की है कि अपने अंदर टॉलरेंस कितनी आपने रखनी है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए मोहब्बत, प्यार, इक्वलिटी, बराबरी आपस में, लाइक आप एक दफ़ा हस्बैंड की सुने तो सेकंड टाइम आप वाइफ की सुने। अगेन मैम हवा ने कहा कि एक गाड़ी के यानी कि 4 पहिए होते हैं, तो समझ लें कि डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये पूरी गाड़ी का बोझ आप दोनों ही उठाना है। मैं अपने गेस्ट को बहुत थैंकफुल हूँ मैं अपने गेस्ट का कि बड़ी अच्छी अवेयरनेस दी है, लेकिन रिश्तों के बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, अपने अंदर सब्र पैदा करें। आप देखते हैं रिश्ता निभने की तरफ है तो कोशिश कीजिए उस रिश्ते को निभाइए, अपने सराउंडिंग में उस मेंटल लेवल को समझिए। मैम क्या एनी मैसेज यू वांट टू गिव द ऑडियंस, स्पेशली खवातीन को क्या मैसेज देंगी? बस यही कहूँगी कि जो है लेडीज़ के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें बहुत सब्र होता है, वो रिश्ता निभाने वाली होती है। तो नॉर्मली जो है रिश्तों को बचा के चलें, रिश्तों को निभा के चलें। और दूसरी बात ये कि चूँकि आपको तो अल्लाह ताला ने एक
मदरसा बनाया है, कि आप बिल्कुल। इंस्टीट्यूशन है, आपके एजुकेशन को भी और इसीलिए तो लाजमी खुद एक करा दिया तालीम गाह है, बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक इंस्टीट्यूशन है, आप एक तालीम गाह है, तो जाहिर है कि आप वो काम करें जिससे जो है वो माशरा भी बेहतर बने और आपकी अपनी औलाद जो है वो एक उससे आपकी पहचान बने, आपकी पहचान बने। और जो है मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इंस्टीट्यूशन का काम करें, बनाने का काम करें। चन्ना साहब, जहाँ पे ख़वातीन को ब्लेम दिया जाता है, यकीनन मर्द भी कहीं ना कहीं कसूरवार होते हैं। मैं समझती हूँ कि एक ऐसा मैसेज कन्वे कीजिए कि जो इस पूरी दुनिया के मर्दों के लिए राय रास्त हो। देखें, मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर करूंगा तमाम हजरात, मर्द हजरात से। देखें, मर्द जो है वो कुरान में भी है कि वो एक घर का ड्राइवर है, सरबराह, सरबराह, यस। ठीक है ना। तो सरबराह की हैसियत से उसका काम है सबके साथ बराबरी का सलूक करना। और जब अपनी वाइफ की बात आए तो इस्लाम की रोशनी में वो अपनी वाइफ को मेंटेन रखे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने वालदेन को भी अपने साथ रखें। अगर वाइफ ये कहती है कि नहीं मुझे अलग रहना है, तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी वाइफ को भी मेंटेन रखें, वालदेन को भी रखें। और वाइफ को भी ये देखना चाहिए अगर इसी जगह पे इसके अपने वालदेन हो तो क्या वो उसको अलग रखती, हरगिज़ नहीं। तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि जैसे अपने शोहर के वालदेन हैं उसको अपना नेमुल बदन समझें। बड़ा अच्छा मैसेज कोट किया। और अगेन इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर वीनस चैनल एंड अस कि आपने बड़ी अच्छी अवेयरनेस मेरी ऑडियंस को दी। वक्त का पता ही नहीं चला और वक्त ख़त्म हो गया। वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्या मिजाज में नरमी लाइए, अपने अंदर सब्र पैदा कीजिए, हौसला। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए हौसला चाहिए। एक बेटी, मैम खुद बिनते हवा मैम का नाम है, कितने रिश्तों से मुंसलिक है। एक जगह माँ की जिम्मेदारी अदा कर रही हैं, एक जगह एक अच्छी वाइफ की ड्यूटी दे रही हैं, और एक जगह पूरे सोसाइटी को सर्व कर रही हैं। नो डाउट क्रेडिट गोज टू अल्लाह कि इतनी अच्छी पर्सनालिटी। इसमें कोई शक नहीं कि चन्ना साहब भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस सोसाइटी में अपना अदा कर रहे हैं। आपसे सिर्फ इतना कहूँगी, जाते जाते कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट गो अहेड, टेक द एडवाइस, एंजॉय कीजिए लाइफ को। और किसी भी डिसीजन पे आने से पहले जस्ट थिंक अबाउट इट, स्प्रेड लव व्हेन एवर यू गो, थिंक ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव सोचिए, मोहब्बतें बांटिए। जिंदगी वन टाइम ऑफर है, हमेशा यही कहती हूँ, स्प्रेड लव। Thank you so much watching our channel, watching our program, The Social Impact Show. फिर दोबारा हाजिर होंगी एक और प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।